एस प्लस ऑनलाइन लर्निंग डिवीजन। बच्चों, बायोलॉजी हमारे जीवन का एक ऐसा पूरा हिस्सा है जो कि हमारे कोर्स में ही नहीं, हमारे जीवन का, जिससे हम जिंदा हैं, वो पूरा उसी के अंतर्गत आता है। तो जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, उसमें अपन लोग ये देखेंगे बच्चा लोग कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अपन लोग ये देखेंगे फूड के बारे में, यानी बात होने वाली है डाइजेशन की। अब डाइजेशन की, या हम यूं कहें न्यूट्रिशन की, डाइजेशन तो बहुत आगे का टर्म हो गया, अभी बात करिए सीधा एक लाइन में न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप एक लाइन में बात आएगी कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमको खाने की आवश्यकता क्यों है या खाने की जरूरत हमको क्यों है। तो सबसे पहली बात तो आती, नहीं ऐसा नहीं है कि मन अच्छा लग रहा है, मोमोज खा लिया, मैगी ठूसे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप बताएंगे कि अगर सबसे पहले पूछा जाए कि फूड की जरूरत क्यों है, तो सबसे पहली बात क्या आएगी? एनर्जी के लिए। खाना हम खाते हैं ऊर्जा के लिए, और सही तरीका तो ये है कि जितना एनर्जी आपको चाहिए हो, यानी जिस हिसाब का आप काम करते हो, तो जिस हिसाब का आप काम करते हो आपको उतना ही खाना खाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जमाना थोड़ा चेंज हो गया है, तो लोग स्विगी जोमेटो जो पा रहे हैं खूब ऑर्डर किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। खैर अलग की बात है, एनर्जी से ज्यादा खा लिए हैं, फूल गए हैं खूब। चलिए, तो यहां पर आप ये बताएंगे कि एनर्जी के लिए सबसे पहले तो खाने की जरूरत है। दूसरा किस चीज के लिए है? दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो दूसरी जरूरत है वो किसके लिए है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। अब अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का, 7 साल का, तो उसको खाना, उसको चाहिए खूब डाइट, ताकि उसकी कद काठी बढ़ सके, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप देखें कि कभी मान लीजिए हमारा इतना बड़ा चूंकि शरीर है, तो जनरली इसमें टूट फूट कुछ ना कुछ होती रहती है। अब फूड की जरूरत हमको क्या होती है? बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती है कि जो भी इंजरी हो गई है, तो जैसे मान लीजिए किसी को चोट चपेट लग गई है, तो उसको हैवी या प्रोटीन डाइट दिया जाता है, मतलब प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, या रिच प्रोटीन डाइट दिया जाता है, ताकि उसमें चीजें क्या हो जाएं? रिपेयर हो जाएं और मेंटेन हो जाएं। उसके बाद आता है कि अगर हम कुछ डाइट ऐसी होती है कि जिसको लेने से हम डिजीज से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। बेटा, आमतौर पर जब मौसम बदलता है, अभी ये जो फरवरी का सीजन है, अब ये बदल रहा है धीरे धीरे, और मार्च जैसे जैसे आएगा गर्मी पड़ने लगेगी, तो आप देखेंगे कि जिस टाइप का खाना अपन लोग फरवरी में खाते थे, वैसे टाइप का बहुत गर्मी में नहीं खा सकते। या जिस टाइप का खाना इंसान गर्मी में खाता था, उस टाइप का खाना इंसान दिसंबर जनवरी में नहीं खा सकता। तो आप ये बताएंगे कि अगर हम मौसम को समझ के, हमारा क्या मौसम है, अगर उसको समझ के खाने को खाते हैं, तो हमारी सेहत क्या रहती है? अच्छी रहती है। उसके बाद क्या होगा कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। बॉडी में हमारे बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होते रहते हैं, और उसमें आपकी बैलेंस डाइट का क्या है? बहुत अहम रोल है, बहुत अहम पार्ट है। आगे चलेंगे। आगे अगर हम देखें, अब यहां पे न्यूट्रिशन है, उसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे बात अगर करें सबसे पहले कि जो न्यूट्रिशन है उसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी है, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में बता दे रहा हूं, लिखा तो सामने है ही है, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता दे रहा हूं। बात अगर की जाए न्यूट्रिशन की, तो आप एक लाइन में बताइएगा कि ऐसे न्यूट्रिटिव एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें, उनको रिपेयर करें, उनको पूरी तरीके से हेल्दी रखें, वही क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे बेटा लोग? 2 टाइप के। पहला वाला न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा वाला न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे कोई बोले कि न्यूट्रिशन मेजर कितने टाइप के होते हैं, तो बताइएगा होते 2 ही टाइप के हैं, अब उसके अंदर कुछ सब टाइप्स दिए हुए हैं। तो आप ये बताएंगे कि न्यूट्रिशन में पहला कौन सा वाला है? ऑटोट्रॉफिक।
और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है हेटेरोट्रॉफिक। अब हमारी जो समझ है या आम बच्चे जो जनरली समझते हैं, छोटवाल लड़कियां, छोटे बच्चे, वो ये समझते हैं कि ऑटोटाइप या जो हम कहें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कहां देखा जाता है? प्लांट्स में। अगर हम एक लाइन में कहें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहां देखा गया है? प्लांट्स में। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि अभी आगे लिखा हुआ है, ये देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये कहां देखा हुआ है? तो आप बताएंगे एनिमल में। एनिमल में, हाँ, बच्चे पूछने पर यही बात बताते हैं कि सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये कहां पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहां पाया जाता है बच्चे लोग? एनिमल में पाया जाता है। अच्छा, बात बहुत हद तक सही है यार, बहुत हद तक। क्या अगर यूं कहें कि सही है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। तो आप ये बताएंगे कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो जीव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये रॉ मटेरियल से, कैसे मटेरियल से? रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? C6H12O6। तो फूड का फॉर्मेशन करेगा और बनाएगा C6H12O6। अच्छा, इस टाइप का काम कि रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल जब भी बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात हो रही है। एकदम एक लाइन में आप समझिएगा कि अगर रॉ मटेरियल के थ्रू अपना फूड कोई बना रहा है, रॉ मटेरियल के तौर पे क्या यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो सकता है? प्लांट्स हो सकता है, वो प्लांट्स हो सकता है। और जब वो प्लांट्स होगा तो ये कहलाएगा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। अब यहां पर आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, अब इसी ऑटोट्रॉफिक में कंसीडर किया जाता है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का भी। इसी ऑटोट्रॉफिक में, हालांकि इसको अलग से कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ इसे में इंक्लूड करके पढ़ते हैं, तो आप इसको ऑटोट्रॉफिक में पढ़िए, ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे आप बताएंगे कि कीमोसिंथेटिक का मतलब ये है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, आप एक लाइन में कहिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो करते क्या है कि केमिकल से, किससे? केमिकल से, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल से या कुछ कंपोनेंट से अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक। या फिर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अब बात और अच्छी बनी, आप एक लाइन में बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऐसे, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, जैसे यूरिया। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। खेतों में हम लोग छिड़कते हैं उसको बड़े प्यार से ताकि प्रोडक्शन ज्यादा रहे, इसलिए। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं। और जनरली ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। अगर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफिटिक और तीसरा है होलोजोइक। आप कहेंगे सर ये लिखा तो सबसे पहले होलोजोइक वाला है। अरे यार ठीक है ना, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बाबा, लेकिन समझने वाला, हाँ, दिमाग एकदम सही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताएंगे कि ऐसे में क्या होगा कि जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, सॉरी, गलती हो गई। यहां देखेंगे नॉट फोटोसिंथेटिक, पैरासाइटिक है। यहां पर ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है।
तो आपकी अगर बात यहां पे की जाए कि ये यहां पर एक वर्ड निकल के आता है पैरासाइट। चलिए शुद्ध शुद्ध लिखा जाए और शुद्ध शुद्ध समझने का। तो अगर बात की जाए कि पैरासाइट क्या होते हैं जनाब, पैरासाइट का मतलब ये होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट से, जो किसी लिविंग होस्ट से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। अच्छा, इतनी भौकाली डेफिनेशन तो बता दिए, इतनी लंबी चौड़ी। अब इसको शुद्ध सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? चलिए उसको भी समझाते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अब हालांकि शहर के बच्चे तो ऐसा काम नहीं करते क्योंकि आजकल की जो शहरों की माएँ हैं बहुत केयरिंग हो गई हैं, मगर पहले के जो गाँव के बच्चे होते थे, या हमारे भगवान श्री कृष्ण को ही आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे जब इधर उधर कहीं टहल रहे होते हैं ना, तो करते क्या है, ऐसे मुट्ठी से पूरी मिट्टी खाते, मिट्टी जमीन में से टहलते रहते हैं और ऐसे मुट्ठी भर के मिट्टी खा लेते हैं। और जब मिट्टी खा लेते हैं ना, तो उसी मिट्टी में बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं स्कैरिस। क्या पाए जाते हैं? स्कैरिस। और ये स्कैरिस जो होते हैं वो बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे तो ये छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को इरोज करते रहेंगे, खुरचते रहेंगे। और ऐसे में ये बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन को खुरचेंगे और वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, और न्यूट्रिशन जब लेंगे तो बच्चे के पेट में बहुत मरोड़ उठेगी, दर्द होगा। और अब बच्चा चूंकि लिविंग होस्ट है, बच्चा भाई जिंदा है ना, बच्चा लिविंग होस्ट है, और ये जो स्कैरिस हैं, ये अपना काम किए जा रहे हैं, खुर्ची चले जा रहे हैं, और बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब ऐसे में ये स्कैरिस क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा, जो अपने फूड मटेरियल के लिए, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे जिंदा पर आधारित है और वहां से न्यूट्रिशन को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। तो पेट में पड़ने वाले स्कैरिस, या आमतौर पे शुद्ध भाषा हम लोग बोलते हैं पेट में पड़ने वाले केचुए, तो जो पेट में केचुए पड़ जाते हैं वो क्या है? पैरासाइट। सर में जो जुएं पड़ जाती हैं वो क्या है? पैरासाइट। बात समझ में आ रही होगी। तो पैरासाइट का मतलब जो किसी लिविंग होस्ट से अपना फूड ले। अच्छा, सैप्रोफाइट क्या होते हैं, या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। किसको खाएंगे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजें खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट। और उनका न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहां डेफिनेशन लिखी है, बहुत आप समझ भी गए होंगे। अब एक देसी आपको ट्रिक बताता हूं, देसी नुस्खा। मेरी क्लास में आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए एक देसी नुस्खा मिलेगा। अगर बात की जाए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये देसी नुस्खा क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा न्यूट्रिशन जो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। ऐसा न्यूट्रिशन जो किसकी प्रेजेंस में होगा? एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। वही क्या कहलाएगा? अच्छा, हालांकि यहां कहीं लिखा नहीं है, ये इतनी लंबी लाइन को मैंने एक वर्ड में बता दिया, एक वर्ड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो आप बताइएगा ऐसा न्यूट्रिशन जो किसकी प्रेजेंस में हो? एंजाइम की। और एंजाइम की प्रेजेंस में जैसे ही ये न्यूट्रिशन होगा, एक लाइन में इसलिए टर्म यूज हो जाएगा कि ये न्यूट्रिशन जनरली एनिमल्स में और इंसानों में देखने को मिलता है। तो आप ये बताएंगे कि जो इस टाइप का न्यूट्रिशन है होलोजोइक वाला, वो एनिमल्स में, आपको सारे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स में, आफ्टर ऑल एक बात मैं आपको बता दूं, ये अमीबा में भी देखा जाता है। और 10th स्टैंडर्ड की बुक में ये अमीबा वाला दिया भी रहता है। अगर कभी आप 10th स्टैंडर्ड की अपनी बुक को देखिए तो उसमें अमीबा वाला दिया भी रहता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि एंजाइम की प्रेजेंस में हो, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं। यहां पर अब अपने को डिटेल में थोड़ा पढ़ना है,
किसको पढ़ना है? ये भैया फोटोसिंथेसिस को। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। अब इसमें समझने के लिए ये छोटू सा एक प्लांट बना है, इसी में अपन लोग समझेंगे। अगर बात करें हम फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट करता क्या है? एटमॉस्फेयर से, ये जो चारों तरफ का इसका एनवायरमेंट है वो इसके लिए क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये अपने सूरजदादा, हाँ इनसे। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अर्थ से क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर प्लस मिनरल। ये जो नीचे है अर्थ, इस अर्थ से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर प्लस मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है ना। हाँ, और किसकी प्रेजेंस में? भाई एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अर्थ से क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर प्लस मिनरल। और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये तो सबसे खास चीज है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यानी प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, अर्थ से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। तो रॉ मटेरियल कुछ इधर से लिया, कुछ नीचे से लिया, और इसके पास एक किचन है भैया, किचन का नाम है क्लोरोफिल। तो जब सारा सामान इकट्ठा कर लेता है ना, तो किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब यहां पर एक ये रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, ये रिएक्शन थोड़ा आप लोग देख लीजिए। हाँ, और बोर्ड के एग्जाम में आता भी है, तो ऐसा नहीं करिएगा कि खाली फोटोसिंथेसिस लिख दिए और रिएक्शन नहीं लिखे हैं। नहीं, रिएक्शन लिखना जरूरी है भाई। हाँ, आपको कोई खाना खिला दे, पानी ना दे, तो अच्छी चीज थोड़ी है। हाँ, तो हाँ, इसलिए पूरा प्रोसेस करेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के इस रिएक्शन में आप बताएंगे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O किसकी तरह यूज हुए हैं? रॉ मटेरियल की तरह यूज हुए हैं। तो अच्छा, कार्बन डाई और ऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे ही किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। और रिएक्शन जब होगा तो बनेगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन यहां पर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी। ये पूछा गया सवाल है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्या वो मेन प्रोडक्ट है कि बाई प्रोडक्ट है? तो आप क्या बताएंगे? बाई प्रोडक्ट है। अरे प्लांट ये सोच के थोड़ी करता है कि हमको ऑक्सीजन निकालना, पब्लिक की भलाई करनी है। नहीं, कहने सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है कि प्लांट अच्छे होते हैं, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये प्लांट की ड्यूटी नहीं है। और प्लांट बहुत ऐसा नहीं है कि वो इसी मोटो के साथ कहता है कि हमको ऑक्सीजन निकालनी है। हाँ, ऑक्सीजन वो निकालता है, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट। वो बनाना नहीं चाह रहा था ऑक्सीजन, लेकिन बन गया इत्तेफाक से। तो ये जो इत्तेफाक से ऑक्सीजन बना है, ये अपन के बहुत काम का है। अच्छा, और यहां पर जो ये फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम कर रहा है CO2, अरे दादा ये तो विलन है, ये विलन है। और CO2 को घटा रहा है। अब प्लांट अच्छे क्यों माने जाते हैं, जरा ये भी बात सुन लीजिए। प्लांट अच्छे इसलिए हैं क्योंकि CO2 को घटा रहा है, और CO2 को घटा रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सोच लो प्लांट कितने अच्छे हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को घटा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं। और इंसान क्या कर रहा है? इंसान उल्टा कर रहा है। इंसान ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का लेवल घटा रहा है इंसान, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा रहा है। अब सोच लीजिए। और सांस लेने पर तो जितना जो कर रहा है कर ही रहा है, उसके बाद हमारे पास व्हीकल है ना। इंसान को अब व्हीकल की आदत बहुत ज्यादा लग गई है। उसको थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो उसी से जाता है, बाइक से। तो अपने लोग जो हौकम हौकी मचाए हैं व्हीकल का इस्तेमाल, गाड़ी, बुलेट, मोटरसाइकिल, ये सारे के सारे क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंसान जो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको प्लांट ले रहे हैं।
प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर प्लांट जो निकाल रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन, उसको इंसान ले रहा है। दैट मीन्स एक बात बोले तो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये सही है, इनका आपस में कर ले रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। नहीं आपस में कर ले रहे हैं मतलब आपस में चेंज कर ले रहे हैं यार, कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना। तो यहाँ पर आप एक लाइन में ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया। बेटा ये जो यहाँ 6 लगा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो भी 6 लगा हुआ है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लगा है तो बैलेंस के लिए, वाटर के आगे लगा बैलेंस करने के लिए, या ऑक्सीजन के आगे लगा बैलेंस करने के लिए लगा है। अब यहाँ पे अगर बात करें कुछ की पॉइंट्स की, अच्छा की पॉइंट्स में है क्या क्या, जरा उसको समझेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ, आइए देखेंगे। यहां पर एक चीज समझने वाली है और वो क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि जो हरे प्लांट्स हैं, सबसे पहले तो उसी में पाई जाएगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सूखे हुए प्लांट, मुरझाए प्लांट इसमें नहीं होती, जो हरे प्लांट होते हैं उनमें होती है, मतलब जो जिंदा हो, जो लिविंग हो। अब प्लांट हरे क्यों होंगे, क्योंकि उनमें क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल के ही कारण जो प्लांट होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, हरे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा भाई, ये तो मैं बहुत ज्यादा बता दिया। उसके बाद क्या क्या चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब वही चीजें हैं। क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सब वही चीज है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल के तौर पे क्या होता है, तो लिखा यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपके जो पूछा गया है एग्जाम में एनआईओएस के, रॉ मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल जानते हैं और किसका जानते हैं, वाटर का। तो 2 ऑप्शन में दिया रहेगा कि रॉ मटेरियल के तौर पे आप क्या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, या अरे हम क्या यूज करेंगे, प्लांट यूज करता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट किस किस 2 रॉ मटेरियल के यूज करता है, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, वाटर है। आगे चलेंगे। यहां पर अगर देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अब थोड़ा आया है धाकड़ चीज, अगर देखा जाए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या है, तो आप एक लाइन में बताइएगा भैया कि जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन में न्यूट्रिशन की, तो अपन लोग पहले ही बता चुके हैं कि ह्यूमन में कौन सा वाला होगा न्यूट्रिशन, होलोजोइक वाला। तो ह्यूमन में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तो आप बताएंगे होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अच्छा इतनी बात समझ आई। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टोटल 5 स्टेप्स हैं। इंसानों में जो डाइजेशन हो रहा है या जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसके कितने स्टेप्स हैं, 5। तो आप बताएंगे इंसानों में होने वाले न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। पहले वाले को हम इंजेशन कहते हैं, दूसरे वाले को डाइजेशन कहते हैं, तीसरे वाले को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, चौथे वाले को एसिमिलेशन कहते हैं, और 5वें वाले को इजेशन कहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो 5 स्टेप्स होते हैं। पहले वाले को इंजेशन, दूसरे वाले को डाइजेशन, तीसरे वाले को एब्जॉर्प्शन, चौथे वाले को एसिमिलेशन, और 5वें वाले को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इतनी बात समझ लिया, अब आइए एक एक करके देखते हैं है क्या, इतना जो रगड़ पकड़ के समझ लिया है ये है क्या, जरा इसको भी देख लिया जाए। आइए यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले वाले का, इंजेशन का, इंजेशन का मतलब ये है कि आप किसी पार्टी वार्टी में गए, धाकड़ शादी थी, अभी शादियों का मौसम चल भी रहा है, और जैसे ही आपने खाने को ऐसे लपेटा, उठाया और मुंह में डाला, तो जैसे ही फूड को क्या किया, इनटेक किया, जैसे ही फूड को क्या किया, इनटेक किया या टेक किया, अरे मुंह के अंदर रख लिया यार, चबाना शुरू किया। तो जैसे ही फूड को आपने इनटेक किया, खाने को मुंह के अंदर ले लिया, तो क्या प्रोसेस कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। अब होगा क्या, खाने को ले लिए हैं, धीरे धीरे चबा रहे हैं, और उसमें लार जो है वो धीरे धीरे अब मिल रहा है, तो इतना प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे कि जैसे ही खाने को चबाएंगे उसके बाद उसको धीरे से निगल लेंगे,
हम मसक देंगे, धीरे से निगल लेंगे। तो जैसे ही उसको निगलेंगे वो सीधा हमारे ऊसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, पेट में, जिसको स्टमक कहते हैं। अब स्टमक में धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए फूड कहां पहुंच गया, अभी यहां दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए, ये खुल के आया नजारा सामने। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि मुंह में, ये सेब भैया हैं छोटू से, हाँ, इनको ये मुंह में डाल के चबा लिया, इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब जब चबा लिया तो गटक गए मतलब निगल लिया, चलो हाँ, गटक गए, तो यहां से कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए स्टमक में। अब स्टमक में पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे यहीं पे मूव करते रहते हैं, धीरे धीरे। अब ये हो गया कि ये मूव काहे कर रहे हैं, डांस काहे कर रहे हैं, डांस नहीं कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे मूव करेंगे ना, तो इनका बनेगा काइम। क्या बनेगा, काइम, CHYME, काइम। हाँ, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्लोली स्लोली डांसिंग। तो यहाँ पे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और जब ये धीरे धीरे मूव करेंगे तो इनका क्या बन जाएगा, काइम बन जाएगा। काइम बोले तो ये जो खाना खाया है ना, उसका लेई जैसा एक पेस्ट, लेई जैसा एक पेस्ट बन जाएगा। और उस लेई जैसे एक पेस्ट को क्या बोलेंगे, काइम। यानी आप जो शादी में गए थे, वहां आपने कचौड़ी, पनीर, दम आलू, रसगुल्ला, जो भी खाया, जो भी मस्का, अब जो भी चीज खा लिया वो धीरे धीरे आपने चबा लिया, चबा के निकल गया। अब पेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड का क्या बन जाएगा, एक पेस्ट, और उस पेस्ट को क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। अब ये काइम जो है ये धीरे से आएगी, ये काइम जो है ये धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो इसका डाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन। अब डाइजेशन में होगा क्या, जरा उसको भी जरा यहां पे सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अरे चावल खाया था, रोटी खाई थी, तो ये चावल और रोटी ये सब में क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जब यहां पहुंचेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। और आप एक लाइन में बोल सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी फूड का बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन होना, यही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन में होगा क्या, अभी डिटेल में अभी आप अपन को और आगे पढ़ाएंगे, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, वो अलग का बात है। अब ये बता रहा हूं कि काम कैसे करता है। तो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा ना, तो दो में टूटेगा, एक टूटेगा ये ग्लूकोज में, और किस में टूटेगा, फ्रक्टोज में। तो आप ये बताएंगे कि यहां पर ये दो हिस्से में टूटेगा, एक टूटेगा ग्लूकोज में, दूसरा टूटेगा फ्रक्टोज में। अच्छा, उसके बाद जब प्रोटीन टूटेगी, प्रोटीन, तो प्रोटीन टूटेगी अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। ठीक है, इसी तरह सब टूटने लगेंगे, और जब टूटने लगेंगे तो टूट टूट कर जो अलग अलग, हाँ एकदम टूट टूट कर नाचेगी बसंती, वही वाला कहानी है। तो टूट टूट कर जब अलग अलग टुकड़े में हो जाएंगे, ग्लूकोज भी हो जाएगा, और आपका फैट भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट टूटा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट ये वाला टूटा और ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बन गया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, मान लो टूटा, ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज को पहुंचाना कहां होता है, पहुंचाना होता है ब्लड में। कहां पहुंचाना होता है, ब्लड में। जो कुछ भी खाया पिया है उसमें से न्यूट्रिटिव एलिमेंट या पूरा का पूरा पोषक तत्व निकल के कहां चला जाएगा, आपके ब्लड में। और जब खाना खाएंगे तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और अगर
लेवल बढ़ रहा है फैटी एसिड का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, तो आपका ब्लड बढ़ेगा। तो फाइनली अगर हम कहें कि खाना डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना या फैटी एसिड बना, वो सभी के सभी कहां चला जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में जाने को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब होके कहां पहुंच जाए? ब्लड में। जब फूड डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब होके कहां पहुंच जाए? ब्लड में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे यहां पर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां बताएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? विलाई। विलाई एक स्ट्रक्चर होता है, यही यही कराता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यही कराता है। अब आप यहां बताएंगे कि विलाई जब एब्जॉर्ब करा लेगा फूड को, विलाई जब क्या करा लेगा? फूड को एब्जॉर्ब करा लेगा, तो ये डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेट होगा, यानी फैला दिया जाएगा शरीर के ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सेल्स में इसका एसिमिलेशन होगा, फैलाव होगा। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा होगा, हाँ भाई, चाहे कितना अच्छा खाना खा लो, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो बचेगा ना। और जो वेस्ट मटेरियल है, अब वो सुबह शाम जब भी जाते हो तो वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है? इजेशन। तो आप बताएंगे कि जो बचा कुचा है उसका बॉडी से बाहर, उसको निकालना भी है। अगर हम वैसे कह दें कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो वो एक्सक्रिएशन, उसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी। खैर, आगे चलते हैं। यहां पर अब आपने देखा, आगे जरा चलते हैं। तो अगर बात की जाए आप कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? तो आप बताएंगे कि जो, अच्छा कुछ इसमें आप ये जान लीजिए ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को जान लीजिए, फैट्स को जान लीजिए, प्रोटीन को जान लीजिए, डाइजेशन तो अभी आपने देखे लिया। आप कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सब भी जान लेते हैं। बात अगर करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। ये लिखा भी है, आप लोग देख लीजिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब लिखा है। तो आप ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम है एनर्जी को देना, सबसे मेन काम। अगर इंसान को तुरंत एनर्जी चाहिए, इंस्टिंक्ट एनर्जी चाहिए, तो उसको पिलाया जाता है ग्लूकोन डी। हाँ, तो उसको क्या देते हैं अपन लोग? उसको ग्लूकोन डी दे देते हैं। तो जैसे ही आपने उसको ग्लूकोन डी दिया ना, तो ग्लूकोन डी एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। या जब कोई अनशन वनशन में बैठे रहते हैं, हमारे यहाँ जो नेता लोग हैं या जो आम पब्लिक है, पब्लिक क्या, जो भी अनशन वनशन में बैठ जाते हैं कि हम वहाँ खाना नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनको यही जूस वगैरह दिया जाता है। तो जूस में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। जूस में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ऐसे में फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, इससे तुरंत एनर्जी मिलती है, मगर थोड़ी कम मिलती है। एनर्जी तुरंत तो मिलेगी, मगर थोड़ी कम मिलेगी। उसके बाद ये बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कराने में हेल्प करते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हेल्प करते हैं, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। खूब करते तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर कहा जाए मेन फंक्शन क्या है, एकदम मेन, एकदम क्लोज, जिगरी वाला, तो क्या बोलेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद बात की जाए, कुछ सोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो एक वाला होता है मोनोसैकेराइड, एक वाला होता है डाइसैकेराइड, एक वाला होता है पॉलीसैकेराइड्स। मगर चूंकि आपकी किताब में, सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो मैं इतना डिटेल में बताऊंगा भी नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सिंपल शुगर होती है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली, और सेलुलोज और स्टार्च तो प्लांट में पाई जाती है। अब अगर कुछ सोर्स की बात करें, तो जैसे फ्रूट है, मिल्क है, शुगर केन, गन्ना बहुत अच्छा सोर्स है मेरे भाई। गर्मियों के दिनों में आप अगर थक के बेहाल हो जाएं, तो सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो होता है गन्ने का रस। बहुत बढ़िया, एकदम मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, स्वीट पोटैटो है, यही सब है, वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये सब किसके सोर्स हैं? ये सब सोर्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। उसके बाद बात की जाए फैट की, तो फैट को अगर हम देखें, तो फैट का मेन काम होता है
कि ये वेट गेन कराता है, बॉडी को एक अच्छा गोलू मोलू सा शेप दे देता है, बॉडी में हीट को प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे काम किसके हैं? फैट के हैं। तो आप बताएंगे कि फैट करता क्या है? तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर करता है, हो गया। बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाता है, हीट को मेंटेन करता है, मैंने अभी भी आपको बताया। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि थुलथुल बना देगा थोड़ा सा आपको। उसके बाद कुछ विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर विटामिन की कहानी कही जाए तो विटामिन दो तरीके की होती है। अगर विटामिन की कहानी, अभी विटामिन की कहानी मेरी जुबानी बहुत बड़ी बढ़िया सुनेंगे, वो आगे है। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक विटामिन होते हैं फैट में जो सॉल्युबल होते हैं। एक विटामिन कौन से होते हैं? जो किसमें सॉल्युबल हैं? जो फैट में सॉल्युबल है। दूसरे विटामिन वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है। तो दो टाइप के हैं विटामिन। एक विटामिन वो जो किसमें सॉल्युबल हैं? फैट में। दूसरे विटामिन वो जो कहां सॉल्युबल हैं? वाटर में। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। कौन कौन से हैं? चार हैं, ए, डी, ई, के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो दो हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। अब अगर देखा जाए कि यहां पर हम, अच्छा हालांकि अभी विटामिन की बात नहीं हो रही है भाई, अभी तो अपने लोग वो देख रहे हैं ना, फैट वगैरह। विटामिन की बात जब करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें कि सोर्स क्या क्या है फैट के, तो फैट के सोर्स में जितने भी, अच्छा दो टाइप के सोर्स होते हैं फैट के। एक तो होते हैं प्लांट वाला फैट और एक होता है एनिमल वाला फैट। तो अच्छा फैट कौन सा वाला माना गया है? अच्छा फैट माना गया है प्लांट वाला। एक प्लांट रिसोर्स, दूसरा एनिमल रिसोर्स। अच्छा इसमें भी अब अगर हम बात करें तो जितने भी बेटा ऑयल हैं, तेल हैं, तेल, वो सभी के सभी किसका सोर्स हैं? फैट का सोर्स हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड और आपका पीनट्स, ये सब की सब जितने तेल हैं ये सब किसका सोर्स है? फैट का। उसके बाद अगर बात करें एनिमल के सोर्स का, तो जो बटर है, घी है, मिल्क है, चीज है, कुछ मीट में भी आप देखेंगे तेल वगैरह निकलता है, मीट में चर्बी रहती है, चर्बी, मीट और जो फिश की चर्बी है वो सब कैसा सोर्स है? एनिमल वाला सोर्स है। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन्स की, बेटा प्रोटीन बहुत प्यारी चीज है। इसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। जितने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जितने भी हमारे जिम के लोग, जिम जाते हैं लोग, बॉडी का खास ख्याल रखते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में उनको लेना पड़ता है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी उनको पड़ती है। प्रोटीन करती क्या है? अगर ये आपसे मैं कहूं कि किससे किससे मिलके बनी होती है, तो प्रोटीन कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड सबसे खास चीज नाइट्रोजन भी रहता है इसमें। तो बताएंगे कि जो प्रोटीन है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। अब यहां पर क्या बताएंगे कि ये चारों से मिलकर बनी होती है। ये बॉडी को बनाती कैसे है? ये बॉडी को हल्का और मजबूत बनाती है, टूट फूट की मरम्मत करती है। शरीर में अगर कहीं पे हड्डी वगैरह, कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि अगर हड्डी वगैरह टूट गई है या कुछ डैमेज हो गया है, तो आपको कहा जाता है कि आप क्या करिए? प्रोटीन रिच सब्सटेंस खाइए। बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। डैमेज कुछ हो जाए तो उसको रिपेयर करने की जरूरत है। उसके बाद क्या करती है? हमारे मसल्स, स्किन, हेयर, एंजाइम्स, ये सब में अच्छा रोल प्ले करती है, इसको बेटर करती है। उसके बाद कहें तो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अभी क्या है कि जब मौसम बदलने लगता है तो लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो अगर वो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के पिए तो उसका प्रोटीन का क्या हो जाएगा? लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसमें उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी इम्यूनिटी। उसके बाद अगर बात करें कि प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं, तो कुछ प्रोटीन के सोर्स प्लांट वाले हैं, कुछ प्रोटीन के सोर्स एनिमल वाले हैं। अगर बात की जाए कि प्लांट के कौन कौन से सोर्स हैं, तो जितने दाल हैं वो सभी के सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जो बीन्स हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जो पीज हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। सोयाबीन बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा सोर्स है प्रोटीन का, सोयाबीन। जनरली लोग चिकन, मटन, अंडा यही समझ लेते हैं कि प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन अगर आप हल्का रात में उसके बीज को भिगा के सुबह खाते हैं, बहुत प्यारा है,
प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। या चना वगैरह भिगा खाते हैं, जैसे मैंने बताया दाल वाल ये सब। उसके बाद अगर कहें एनिमल में, तो एनिमल में मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे एक आता है पनीर, बहुत बढ़िया है, वो भी सोर्स अच्छा है प्रोटीन का। उसके बाद आप देखेंगे अंडा है, मीट है, मछली है, ये सभी किसके सोर्स हैं? प्रोटीन के सोर्स हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि विटामिन हमारे शरीर को थोड़े मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि ये इनकी जरूरत ही नहीं होती है, होते बहुत जरूरी होते हैं। अब ऐसे अगर हम कहा जाए तो ये हमारे यहाँ देखो, यहाँ मेंशन किया गया है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी जरूरत होती है। अब अगर बात करें तो ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारी आंखों का, स्किन का, बोन्स का, हड्डियों का, मेटाबॉलिज्म का, ये सब बड़ा ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, विटामिन दो तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल वाले। वाटर वाले होते हैं बी एंड सी, और आपके फैट वाले जो फैट में सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। अब अगर देखा जाए विटामिन ए, इसका जनरली जो नाम है वो होता है रेटिनॉल, नाम वगैरह कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है ये जनरली पाया जाता है फिश ऑयल में, मछली के तेल में, या फिर गाजर में। गाजर भी बहुत अच्छा सोर्स है आपको विटामिन ए का। अब ये हमारी आंखों को सेहतमंद रखता है, हमारी आंखों का ख्याल रखता है। जनरली अगर इंसान विटामिन ए की कमी हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या देखा होगा रतौंधी। और रतौंधी में होता क्या है कि जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, कुछ दिखता उगता नहीं है, हाँ, आदमी अंधा जैसा बिहेव करने लगता है। एक मूवी थी बोल रहा था बोल, जिसमें कादर खान को हो गई रहती है, वो टैक्सी चलाता रहता ना, सजाई भिड़ाता रहता है, लड़ाता रहता है। तो ऐसे में ये है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी बेटा हड्डियों को, दांतों को, ये सबको बहुत मजबूत बनाता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाएंगी। और छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में उनकी हड्डियां तिरछी मिर्ची हो जाएंगी, वो कमजोर हो जाएंगे, अजीब से दिखने लगेंगे। उसके बाद अगर बात करें विटामिन ई, बहुत अच्छा सोर्स है ये विटामिन ई। विटामिन ई सेल्स को बेटा प्रोटेक्ट करता है। और अगर मैं यूं कहूं एक लाइन में कि विटामिन ई क्या करता है, तो आप एक लाइन में सुन लीजिए। विटामिन ई हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। विटामिन ई हमको जवान बनाए रखता है, थोड़ा त्वचा पे ग्लो लाता है। हाँ, देखा होगा कुछ हीरोइनें और कुछ जो लोग हैं वो विटामिन ई की कैप्सूल वगैरह खा लेते हैं ताकि थोड़ा जवान दिखे, यंग दिख सके, बालों का ख्याल रखता है विटामिन ई। तो यहाँ पर ये विटामिन ई है। अब उसके बाद देखेंगे विटामिन के। बेटा ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कहीं चोट चपेट लग जाती है इंसान को, मान लीजिए हल्का कटवट लग गया, तो ऐसे में खून जो ब्लड का थक्का है वो जमना बंद ही नहीं होता। और जब जमना बंद नहीं होता तो ऐसे में एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड अगर हो जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो करता क्या है कि थोड़ा ब्लड के क्लॉट कराने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी और सी की। अब देखें अगर, तो आप बताएंगे कि विटामिन जो यहां पर बी है, इसको इसके लिए यहां लिखा गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि विटामिन बी के कई टाइप पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, इस टाइप के होते हैं। इसमें होता क्या है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनामाइड है, ये सारे के सारे विटामिन बी होते हैं। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूं सीधी सीधी भाषा में, तो विटामिन बी के कई टाइप्स होते हैं। ऐसा समझिए कि विटामिन बी के कई टाइप्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में मदद करते हैं। अगर कहा जाए कि इन सारे विटामिन में सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है मेरे लिहाज से, तो ये विटामिन सी है बेटा। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो जहां घाव होता है उसको भरता है। और इसमें होता क्या है कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो इंसान को जनरली ब्लड की भी कमी होने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, जो जबड़े हैं वो कमजोर होने लगते हैं, सब विटामिन सी की कमी से होता है। और एक डिजीज हो जाती है इंसान को जिसको स्कर्वी डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है कौन कौन सा सोर्स है और उसकी डिजीज कौन कौन सी होगी।
आइए एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि विटामिन ए है तो बता ही दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, टोमेटो में, कैरेट में, मिल्क में, एग में। फंक्शन आपको बता ही दिया, आइज को सही रखता है, हेल्दी रखता है, कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद विटामिन B1, B12 कई कई होते हैं, आप चाहें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी खाली लिख सकते हैं। इसमें सीरियल्स हैं, पीज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। अच्छा, पूछा गया सवाल है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो इसको कहते हैं बेरी बेरी। अगर आप कोई ऐसा चावल खा रहे हैं जो कि पॉलिश किया हुआ राइस है, मतलब वो वाला पॉलिश नहीं भाई, बहुत चमकदार राइस खा रहे हैं, तो उसमें अगर ज्यादा दिन तक खाते हैं तो इंसान को बीमारी हो जाएगी बेरी बेरी। अच्छा, उसके बाद B12 क्या है? B12 में होता क्या है कि ये करते क्या है कि जो रेड आरबीसी हैं उनको बढ़ाते हैं, और इसकी अगर कमी हो जाए तो इंसान को एनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी आपको बता दिया सबसे अच्छा सोर्स होता है खट्टे फल, ये पूरा विटामिन सी का सोर्स है। उसके बाद बात की जाए कि इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाएगी, तो स्कर्वी हो जाएगी, मसूड़ों में सूजन आने लगेगी, मसूड़ों से दुर्गंध और बदबू आने लगेगी। विटामिन डी कहाँ से पाई जाती है? बेटा विटामिन डी हमारे अंदर, कुछ लोग को मैंने कहते सुना है कि धूप में विटामिन डी पाई जाती है। अरे धूप में विटामिन डी नहीं होती यार, जब सनलाइट हमारे शरीर पे पड़ती है तब विटामिन डी बनती है। तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि सनलाइट, मिल्क, वोल ग्रेन्स, ये सब इसका अच्छे सोर्स हैं, कमी से रिकेट्स हो जाता है। उसके बाद विटामिन ई से आप बताएंगे कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, बटर हैं, ये सब इसका सोर्स हैं, और इसकी कमी से इनफर्टिलिटी आ जाती है, हाँ नपुंसकता आने लगती है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एक विटामिन के है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है अगर हो जाए, बाकी सोर्स वही है सब। आगे चलते हैं। खैर आप सबने देख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट टर्न पे हम ये देखेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही खुश रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, और क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम थोड़े से पास आने वाले हैं तो लगे रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत